इस बार आरू फिर चक्कर में पड़ गई कि अब कैसे और क्या जवाब दे। उसने पहले आदि की तरफ देखा, फिर अपना हाथ आदि के आगे कर दिया। आदि उसके हाथ को असमंजस से देखने लगा। जब आरू ने देखा कि आदि कंफ्यूजन में है तो बोली, मिस्टर हबी ये हाथ पकड़ो और पहले खड़े हो जाओ। आदि ने आरू का हाथ पकड़ा, फिर खड़ा हो गया। आदि बस आरू को देखे जा रहा था। आरू ने आदि का हाथ छोड़ा, फिर वही स्विमिंग पूल के पास जाकर उसमें पैर डाल के बैठ गई। आदि भी वहीं पर आके खड़ा हो गया। खड़े मत रहो, नीचे बैठो। आरू के इतना बोलते ही आदि आज्ञाकारी बच्चे जैसे बैठ गया। उसने भी अपने पैर स्विमिंग पूल में डाल लिए। आदि अपने मन ही मन बोला, आखिर इतनी शांत कैसे हो तुम साहिबा, क्योंकि यहाँ पर बात तुम्हारे पेरेंट्स की है और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसे शांत नहीं बैठ सकती। जो लड़की अपने बड़े पापा के लिए सिर्फ गलत शब्द सुनने की वजह से ही वीर की ऐसी हालत कर सकती है, वो अपने पेरेंट्स के मर्डर का तो पता ही नहीं क्या हाल करेगी। थोड़ी देर पहले भी तुमने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें सब पता है। तुम मुझसे लाभ छिपाने की कोशिश करो लेकिन छिपा नहीं पाओगी। आदि अपने मन में सोच रहा था, तभी आरू की आवाज उसके कानों में पड़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे उस इंसान के बारे में नहीं पता, मुझे सब पता है, लेकिन ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा राज है। मुझे ये नहीं पता कि आखिर उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी उसके ऐसा करने की पीछे। जिस दिन मुझे वो वजह पता चलेगी उस दिन बहुत कुछ खुलकर सामने आएगा। मेरे पापा की डेथ में सिर्फ कोई एक इंसान शामिल नहीं था, ये पूरी जानवरों की टोली थी जिसमें अल मदानी खान भी शामिल था। ये सब बोलते हुए आरू की आंखों में खून सा उतर आया था। आदि ने जैसे ही अल मदानी खान का नाम सुना वो हैरानी से बोला, ये तो लश्कर के काफी मशहूर और खतरनाक टेररिस्ट है, इसने तुम्हारे बाबा को क्यों मारा? इससे आखिर तुम्हारे बाबा की क्या दुश्मनी हो सकती है? पता नहीं, हो सकता है कि बाबा ने जो टेररिस्ट मारे उसका बदला लिया हो उसने, या फिर बाबा ने जो सुना उससे रिलेटेड कुछ हो। बस मुझे एक बार ये खेल समझ आ जाए, इसके बाद इसे खत्म कैसे करना है ये मुझे अच्छे से पता है। आरू पानी की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या छिपा रही हो? मुझे नहीं पता साहिबा, पर कुछ तो है जो छिपा रही हो। मैं तुम्हें बताने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम कुछ छिपा रही हो तो उसके पीछे कोई वजह भी होगी। बस एक बात ही कहूंगा, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलो अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। आदि उठते हुए बोला। आरू ने आदि की तरफ देखा, फिर अपने मन ही मन बोली, इतना विश्वास मत दिखाओ मिस्टर हबी, क्योंकि जिस दिन उस इंसान के साथियों का नाम तुम्हें बताया उस दिन सबसे पहले तुम ही मुझसे दूर जाओगे, मुझे पता है। खैर मुझे ये नहीं पता कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम्हें तकलीफ न हो। आरू सोच रही थी, तभी आदि ने फिर से अपनी बात दोहराई, चलो साहिबा 1 बजने वाला है। आरू खड़ी हुई, फिर आदि से बोली, कार मैं ड्राइव करूंगी। आदि माहौल को हल्का करने के लिए एकदम से एक्साइटेड होकर बोला, वाओ, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के न्यूज़पेपर में। इतना बोलकर आदि हंसने लगा और आरू उसे बुरी तरह से घूरने लगी। अंडस्को रूही और नव अपना डिनर करके वापस आ चुके थे। नव खिड़की पर खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था, तभी रूही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई और नव की तरफ बढ़ गई। नव कुछ और ही सोच में गुम था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि रूही उसके बगल में आकर खड़ी हो गई है। रूही नव को देखने लगी। 0.5 मिनट, 0.10 मिनट, टिक 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 15 मिनट ऐसे ही बीत गए। रूही अभी भी नव को देख रही थी, पर नव का ध्यान कहीं और ही था। आखिर रूही का सब्र जवाब दे ही गया। वो भी बाहर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, हे महादेव, देख रहे हो आप, क्या घोर कलयुग आ गया है। नई नवेली प्यारी सी बीवी पास में खड़ी है, लेकिन खड़ूस से पति पता नहीं किसके ख्यालों में गुम है। अरे कुछ तो रहम करो इस नादान पे, उसके पति को थोड़ी बुद्धि दो कि वो अपनी बीवी पे ध्यान। इतना बोलते हुए रूही ने अपनी नजर नव की तरफ घुमाई, जो हाथ बांधे उसी को घूर रहा था। नव को खुद की तरफ घूरता पाकर रूही चुप हो गई। हो गया तेरा, नहीं आगे भी बोल ले अगर तेरा नहीं हुआ तो। नव रूही को घूरते हुए बोला तो रूही ने अपनी नजरें नीचे कर ली, फिर धीमी आवाज में मासूमियत से बोली, बस हो गया, इतना ही बोलना था मुझे। रूही ने अपना सर नीचे झुका रखा था, तभी नव ने उसका हाथ पकड़ के एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूही सीधे नव के सीने से जा लगी। उसे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसे तो लगा अब नव उसे डांट लगाएगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। रूही ने तुरंत अपनी नजरें उठा के नव की तरफ देखा तो नव का मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जो बहुत प्यार से उसे ही देख रहा था। रूही भी उसे देखने लगी, तभी रूही ने एकदम से उस पर से नजरें हटा ली। वो दूसरी तरफ देखने लगी। नव ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किया, फिर बोला, महादेव से शिकायत करके क्या फायदा, प्रॉब्लम मुझसे है तो मुझे बोलना, उनको क्यों पक्का रही है।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कोई उन्हें पक्का नहीं रही थी, मैंने तो बस अपनी बात बोली थी। रूही मुंह बना के बोली तो नव मुस्कुरा दिया। रूही ने जब नव को मुस्कुराते हुए देखा तो वो चिढ़ गई। वो नव से छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, तुम छोड़ो मुझे, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नव ने रूही को कसमसाते हुए देखा तो बोला, ओ चिड़कू बोम, चिढ़ना बंद कर दे तू, जब देखो छोटी छोटी बात पर चिढ़ती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है तू लड़की नहीं बल्कि चिड़चिड़ाती हुई आग की पुड़िया है। रूही हैरानी से नव को देखने लगी। उसने नव से छूटने की कोशिश भी बंद कर दी। नव ने जब रूही को हैरान देखा तो बोला, अब क्या हुआ तुझे? क्या सच में मैं हमेशा चिढ़ती रहती हूँ? रूही ने धीरे से पूछा तो नव बोला, हाँ इसलिए तो तू मुझे इतनी पसंद है। रूही मुस्कुरा उठी। फिर नव रूही को छोड़ते हुए बोला, चल अब सो जा, काफी देर हो चुकी है। रूही आज्ञाकारी बच्ची जैसी जाकर बेड पर लेट गई और अपनी आंखें भी बंद कली। नव भी रूही के पास ही लेट गया और उसने भी अपनी आंखें बंद कली। तभी रूही ने अचानक से करवट बदली और बोली, नव तुमसे एक बात पूछूं? हम पूछ। नव भी रूही की तरफ घूमते हुए बोला, तुम्हें भाई और आरू को देखकर क्या लगता है? रूही ने सवाल किया तो नव नासमझी से बोला, मतलब? अरे मतलब तुम्हें नहीं लगता कि भाई आरू से प्यार करने लगे हैं? और शायद आरू भी, क्योंकि जिस तरह से भाई आरू की केयर करते हैं, उसका साथ देते हैं, मुझे तो यही लगता है। रूही आंखों में चमक भरते हुए बोली तो नव मुस्कुरा कर बोला, मुझे भी यही लगता है। चल अब तू सो जा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। ओके। इतना बोलकर नव ने रूही को अपनी बाहों में भरा और आंखें बंद कली। रूही ने भी नव के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और फिर दोनों ही सो गए। अंडस्को। आरू बुरी तरह से आदि को घूर रही थी। आदि ने अपनी हंसी रोक ली। अगर तुमने फालतू की बकवास की न तो फिर मैं तुम्हें रूम के बाहर सुलाऊंगी, सोच लेना। आरू आदि को घूरते हुए ही बोली, ऐसे कैसे रूम के बाहर सुलाओगी? मैंने तो बस सच बोला था। अब अगर तुम्हें ही सच कड़वा लग रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? आदि भी आरू की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो तुम ही कड़वे लगते हो, क्योंकि जब भी मुंह खोलते हो कड़वा ही बोलते हो, कड़वे करेले कह के। आरू मुंह बनाकर बोली तो आदि तपाक से बोला, तुमने कब मुझे टेस्ट किया जो तुम्हें पता है कि मैं कैसे हूं और कैसा नहीं? इतना सुनते ही आरू एकदम से चुप हो गई। वो इधर उधर देखने लगी। आदि मन ही मन मुस्कुरा उठा, क्योंकि वो आरू का ध्यान उसके पापा की बातों से हटा चुका था। आदि ने आरू के सामने कार की चाबियां करते हुए कहा, अब घर चले साहिबा। आरू ने झट से चाबियां ले ली। फिर वो नीचे की तरफ चली गई। आदि भी मुस्कुराते हुए आरू के पीछे पीछे चल दिया। बाहर आकर आरू ने कार पार्किंग से निकाली। तब तक आदि भी पूरा पेमेंट सेटल करके आ गया। आदि भी आकर आरू के बगल में बैठ गया और आरू ने कार घर की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में आरू की कार घर के बाहर आ रुकी। आरू कार से बाहर निकल आई। वो अंदर की तरफ जा ही रही थी, तब तक आदि ने आरू को आवाज दी, साहिबा। आरू ने पलटकर आदि की तरफ देखा तो आदि उसके पास आया। फिर उसको चॉकलेट्स और गुलाबों का एक बड़ा सा बुके देते हुए बोला, अब मेरी साहिबा की फेवरेट चीजें देना तो बनता है ना। आरू इतना बड़ा बुके देखकर एकदम से खुश हो गई। उसने वो बुके आदि से लिया, फिर एकदम से उसके गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर हबी। इतना बोल के आरू अंदर चली गई और आदि हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा था। बेचारे को बहुत जोर का झटका लगा था, पर अगले ही पल उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो भी मुस्कुरा कर अपने बालों में हाथ फेरते हुए अंदर चला गया। आदि कमरे में पहुंचा तो देखा आरू आराम से बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आदि मुस्कुराकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। डॉट। आदि के जाते ही आरू ने अपनी आंखें खोली। फिर अपने सर पे चपत मारते हुए बोली, तू भी ना आरू एकदम पागल है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मिस्टर हबी तेरे बारे में। डॉट। पर जो भी हो, ही इज सो क्यूट। ऐसा बोलकर आरू ने अपनी आंखें बंद करी। थोड़ी देर बाद आदि भी चेंज करके आया और उसने आरू को पीछे से ही अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं ऐसे ही सोने वाला हूं तो प्लीज मेरा हाथ मत हटाना, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इतना बोल के उसने अपनी आंखें बंद करी। आरू मुस्कुरा दी पर फिर भी कुछ नहीं बोली और थोड़ी ही देर में दोनों ही अपने सपनों की दुनिया में चले गए। अंडस्को। एक बहुत ही शांत और खूबसूरत सी जगह पर शान खड़ा हुआ था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो बर्फ से ढके हुए थे। वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। शान एक पहाड़ी पर खड़ा था। तब तक कोई लड़की आई और उसने पीछे से शान को कसकर अपने गले से लगा लिया। शान के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उस गले लगाने वाली लड़की के हाथों को खुद से हल्के से छुड़ाया। फिर पलट कर देखा तो आराध्या खड़ी थी, जो अपनी मासूम सी आंखों से उसे देख रही थी। शान ने आगे बढ़ के आरू का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वो उसे किस करने ही वाला था, तब तक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो बेड से नीचे आ गिरा।
उसने अपनी आंखें खोली तो अमित का चेहरा उसके सामने आ गया, जो बुरी तरह से शान को घूर रहा था। शान एकदम से उठ खड़ा हुआ तो अमित उसकी पीठ पर मारते हुए बोला, नालायक, समझ क्या रखा है तूने मुझे? अबे आवारा मजनू, तेरी आशिकी के चक्कर में अभी मेरी इज्जत लुट जाती। अरे कम से कम देख तो कि पास में कौन है। वो तो वक्त रहते मेरी नींद खुल गई, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मैं बता रहा हूँ, अगर तूने ये हरकतें बंद नहीं की न तो मैं अभी के अभी अंकल को कॉल करके बोलूंगा कि वो तुझे वापस बुला ले। अमित बोले ही जा रहा था, अचानक से शान ने उसके मुंह पे हाथ रखते हुए तेज से बोला, चुप, एकदम चुप, तब से देख रहा हूँ बोले जा रहा है। अगर अब तूने एक शब्द भी बोला तो मैं तेरा मर्डर करके इसी कमरे में तुझे दफना दूंगा और तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा, समझा तू? और ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब जाके फ्रेश हो जा, हमें बाहर घूमने जाना है। इतना बोलकर शान ने अमित के मुंह से हाथ हटा लिया। अमित बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही शान ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर बोला, नाराज हो गया लगता है, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि इसे कैसे मनाना है। इतना बोलकर शान वापस से बेड पर फैल गया, फिर एक पिलो को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जान जान जान, आज फिर से एक बेहद खूबसूरत सपना देखा मैंने। कोई बात नहीं, आज तो ये बस एक सपना था, बहुत जल्द ही ये हकीकत बन जाएगा। क्योंकि मेरी जान, जितनी भी मोहब्बत थी मेरे पास, सब तुमसे ही कली मैंने। और मेरी मोहब्बत खींचकर तुम्हें मेरे पास लाएगी। पता है, ये अमित कहता है कि हमारी तो ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई, अब इसे कैसे समझाओ? छू जाती हो कितनी बार ख्वाब बनकर तुम। और ये कहता है दूर रहकर मुलाकात नहीं होती। ऐसा बोलते हुए शान पिलो को और ज्यादा कसकर अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। छू जाती हो कितनी बार ख्वाब बनकर तुम। और ये कहता है दूर रहकर मुलाकात नहीं होती। ऐसा बोलते हुए शान पिलो को और ज्यादा कसकर अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी सी देर के बाद अमित फ्रेश होकर वापस आया और बेड पर टॉवल फेंककर वहीं बेड पे बैठ गया। ऐसे टॉवल फेंकने से शान की आंख दोबारा खुल गई। शान ने आंखें खोल के देखा तो अमित शांति से चुपचाप बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। शान उठा और अमित के बराबर में बैठते हुए उसके गले में अपनी बांह फुसाते हुए बोला, अगर मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं कैसे रह पाऊंगा? जो भी है बस तू ही तो है। अमित शान की बांह को अपने गले में से हटाते हुए बोला, ठीक वैसे ही रह लेना जैसे तू उसे इस कमरे में दफनाने के बाद रहता। शान नीचे जमीन पे आकर अमित के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, आई एम सॉरी यार प्लीज, पर तू भी तो जानता है कि आराध्य मेरे लिए क्या है। ऐसे में जब तूने वापस जाने को बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। एक तेरे अलावा है कौन? मेरा डैड हमेशा अपने में बिजी रहते हैं, माँ तो बचपन में ही नहीं रही, और तू भी ऐसे नाराज हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा यार? अमित शान को नीचे से उठाकर उसके गले लगते हुए बोला, साले तेरा हमेशा का यही मेलो ड्रामा रहता है। नहीं हूँ नाराज। तुझे लगता है कि मैं तुझसे नाराज हो सकता हूँ? चल अब तू भी जाके फ्रेश हो जा, फिर अपने चारों चलते हैं। शान मुस्कुराकर अमित से अलग हुआ, फिर फ्रेश होने चला गया। अंडस्को। आदि की आंख जब खुली तो आरू अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। उसका चेहरा आदि की तरफ था और उसका एक हाथ आदि के सीने पर। आदि मुस्कुरा उठा, उसने हल्के से आरू के बालों पर किस की, तभी उसकी नजर आरू की कलाई पे पड़ी, जिसपे हल्के से लाल लाल से निशान थे, जैसे वो जल गया हो, और चूड़े की वजह से वो उतनी लाल जगह छिल सी गई थी। उसपे ऑइंटमेंट भी लगाई थी पर वो सब चूड़े पर चिपक गई थी। डॉट। आदि ने तुरंत आरू की हथेली पकड़ के उस चूड़े को पीछे खिसकाया। इसी बीच आरू की नींद भी खुल गई। उसने जैसे ही देखा आदि उसकी चोट देख रहा है, उसने फौरन अपनी हथेली आदि के हाथों से खींच ली और उठकर बैठ गई। एल साहिबा, हाथ दिखाओ अपना, उस पे क्या हुआ है? वो आदि आरू का हाथ देखने की कोशिश करता हुआ बोला तो आरू बोली, वो मेरे हाथ पर चूड़े में से रंग छूट रहा है। हाँ हाँ, रंग छूट रहा है। इतना बोल के आरू अपने मन में बोली, हद है आरू, कैसा घटिया बहाना मारा है, चूड़े में से कब से रंग छूटता है? आरू सोच ही रही थी, तब तक आदि ने उसकी हथेली वापस से पकड़ ली। इस बार उसकी पकड़ मजबूत थी। ये तो जल गया है, कैसे जला ये? आदि ने जैसे ही आरू से सवाल पूछा, आरू सुबह की बात सोचने लगी। एल सुबह करीब 4 बजे आरू की नींद टूट गई। वो बहुत कोशिश करती रही पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। डॉट। उसने धीरे से आदि के हाथ को अपने ऊपर से हटाया और वॉशरूम में जाके मुंह हाथ धुलाई। फिर वो बाहर बालकनी में चेयर पे बैठकर अपने फोन में कुछ मेल्स चेक करने लगी। डॉट।
थोड़ी देर बाद आरू उठ के किचन में चली गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। उसने एक कप में चाय करी पर कप थोड़ी साइड में था इसलिए वो गिरने लगा। आरू उस कप को संभालने लगी पर इसी चक्कर में उसकी कलाई पर गर्म चाय गिर गई। आरू ने कसकर एकदम से अपनी आंखें बंद करी पर उसके मुंह से हल्की सी आह तक नहीं निकली। उसने संभाल के कप रख दिया, फिर फ्रिज से आइस क्यूब निकाली और चूड़े को पीछे खिसकाकर हल्की सी बर्फ सेक ली। उसने चाय ऐसे ही छोड़ दी और अपने रूम में चली गई। वहां पे जाके उसने ऑइंटमेंट लगाया और वापस बेड पर लेट गई। उसने आदि के हाथ को वापस से अपने ऊपर रख लिया और फिर उसके सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ में जलन हो रही थी पर उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जल्दी ही वो वापस सो गई। आरू सोच रही थी तब तक आदि फिर से बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। इस बार उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी। आरू धीरे से बोली, वो सुबह चाय गिर गई। आदि ने गहरी सांस छोड़ी, फिर वो आरू के हाथ का चूड़ा निकालने लगा। आदि ने अभी पहली चूड़ी ही निकाली थी तब तक आरू ने अपना हाथ खींच लिया और बेड से उठते हुए बोली, अबे पागल हो गए हो क्या तुम, ये क्या कर रहे हो। आदि ने आरू को उसकी कमर से पकड़कर वापस बिठाते हुए कहा, चुपचाप ये चूड़ा निकालो, इसकी वजह से छिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ये मैं नहीं निकलूंगी, ये सुहाग की निशानी होती है, मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों ने ही मना किया था। आरू आदि को समझाते हुए बोली तो आदि फौरन इधर उधर अपना फोन देखने लगा पर आरू को अभी भी पकड़ रखा था उसने और आरू चुपचाप उसकी हरकतें देख रही थी। आदि को पिलो के नीचे उसका फोन दिख गया। उसने फोन उठाया और पहले सारिका जी को कॉल की, फिर राखी जी को कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। गुड मॉर्निंग मोम एंड बड़ी माँ, आप दोनों को एक बात बतानी और पूछनी भी है। इतना बोलते हुए आदि ने आरू की तरफ देखा जो उसके बेहद करीब थी और आंखों ही आंखों में बताने को मना कर रही थी। पूछो बेटा क्या बात है। उधर से दोनों लोग बोली तो आदि बोला, आप दोनों की राजदुलारी ने अपने हाथ पे चाय गिरा ली है जिससे उसका हाथ जल गया है चूड़े की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब चूड़ा निकालने को बोल रहा हूँ तो मना कर रही थी, बोल रही है सुहाग की निशानी एंड ऑल, तो प्लीज इसे समझाए आप लोग, ऐसे तो वो और ज्यादा हट करेगा। आदि पूरी बात एक सांस में बोल गया। नहीं आदि तू निकाल दे उसका वो चूड़े, और ज्यादा तो नहीं जल गया है। राखी जी के कुछ बोलने से पहले ही सारिका जी चिंता जताते हुए बोली, माँ ज्यादा नहीं जला है सच में, बस थोड़ा सा ही लाल हुआ है और ऐसे कैसे चूड़ा उतार सकती हूँ, ये तो जरूरी होता है। आरू अपनी सफाई देते हुए बोली तो आदि बोला, मॉम काफी जल गया है, ये झूठ बोल रही है, मैं इसका चूड़ा उतारने वाला हूँ, आप बस इसे इतना समझा दो कि ये मुझे न रोके। पर बेटा आरू का कहना भी सही है, ऐसे चूड़ा नहीं उतार सकते, तुम एक काम करो, बस एक एक चूड़ी रहने देना उस चूड़े की और बाकी का उतार दो। और आरू चुपचाप से आदि जैसे बोल रहा है वैसा कर। राखी जी बोली तो सारिका जी ने भी सहमति जताते हुए बोली, हाँ बेटा बात तुम्हारी चोट की है, ऐसे में वो दर्द करेगी अगर पूरा चूड़ा पहना तो, इसलिए बस एक एक चूड़ी रहने दो, इससे सुहाग का मान भी रह जाएगा और तुम्हें हट भी नहीं होगा। जैसा आप लोग कहे। आरू बेहद धीमे से बोली और आदि की तरफ देखने लगी। आरू का जवाब सुनकर आदि मुस्कुराते हुए कॉल पर बोला, मॉम, बड़ी माँ मैं आप लोगों को बाद में कॉल करता हूँ, पहले इसके ऑइंटमेंट लगा दूँ। ओके, और तुम सब अपना ध्यान रखना, बाय। ऐसा बोलकर राखी जी और सारिका जी ने कॉल काट दी। कॉल रखने के बाद आदि ने आरू की कमर को छोड़ दिया, फिर उसकी हथेली पकड़कर हल्के हल्के फूंक मारते हुए उसका चूड़ा निकालने लगा। और आरू आदि को एकटक देखने लगी। एक हाथ का चूड़ा निकालने के बाद जैसे ही आदि ने दूसरा हाथ पकड़ा, आरू तुरंत बोली, इस हाथ में थोड़ी कोई दिक्कत है, इसका मैं खुद से निकाल दूंगी। पर आदि ने आरू की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दूसरे हाथ का चूड़ा भी निकाल दिया। अब आरू के हाथों में सिर्फ एक एक चूड़ी और आदि का गिफ्ट किया ब्रेसलेट था। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर मैं इस पे ऑइंटमेंट लगा दूंगा। इतना बोलकर आदि रूम से बाहर चला गया। आरू भी फ्रेश होने चली गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो आदि भी फ्रेश होकर आ चुका था। आदि आरू के पास आया, उसने ऑइंटमेंट लगाए और फिर चला गया। थोड़ी देर बाद एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। आरू ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपने मन में बोली, अब तुझे दादा से कौन बचाएगा। आरू नव आरू के रूम में आया और आते ही सीधे आरू का हाथ देखते हुए बोला, ये कैसे हुआ, तू तेरा हाथ ऐसे कैसे जल गया। नव की आवाज कांप रही थी। आरू ने जब देखा नव पैनिक हो रहा है, उसने नव को हक कर लिया। नव भी चुप हो गया। दादा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जला है एंड आई प्रॉमिस आगे से पक्का ध्यान रखूंगी, आप प्लीज शांत हो जाओ। आरू नव के गले लगे ही बोली तो नव उसके चेहरे को थामते हुए बोला, पक्का। हम आरू धीमे से नव की आंखों को पोंछते हुए बोली, चल अब नीचे, ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है। नव आरू को अप साथ बाहर ले जाते हुए बोला। नव, रूही,
आरू, आदि चारों लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आरू को नव्या की वीडियो कॉल आने लगी। आरू ने कॉल रिसीव की तो नव्या अपना मुंह फुलाते हुए बोली, क्या यार आरू, तुम तो सिडनी चली गई, परसों हमारी शादी है, अब हमारी शादी में तुम नहीं आओगी क्या? यार ये तो कोई बात नहीं होती, हमने और करण ने दोनों ने ही तुम्हें इनवाइट किया था, पर यार तुम फिर भी सिडनी चली गई। नव्या मेरी बात सुनो, हम चारों नहीं आएंगे तो क्या हुआ, वहां पर हमारी फैमिली तो आएगी ही, और सिडनी से वापस आकर हम चारों भी तुमसे मिलने आएंगे पक्का। आरू बोल ही रही थी तब तक रूही बोली, हाँ नव्या तो क्या हुआ, अगर हम दोनों शादी में करण के जूते नहीं चुरा पाएंगे, हम जब भी मिलने आएंगे तुमसे उसी दिन करण के जूते चुरा लेंगे। रूही के इतना बोलते ही तीनों लड़कियां हंस दी। आदि और नव भी मुस्कुरा उठे। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद नव्या का कॉल कट गया। उन चारों ने आज सबसे पहले ओपेरा हाउस जाने का डिसाइड किया और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। ओपेरा हाउस पहुंचकर वो सभी घूम रहे थे। नव, आदि, आरू तो पहले भी 2 से 3 बार सिडनी आ चुके थे, पर रूही के लिए ये एकदम नया एक्सपीरियंस था। चारों लोग ही काफी एंजॉय कर रहे थे। आदि की साहिबा की नाराजगी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसकी साहिबा ने अभी तक तो कोई कान नहीं काटा था और उसका पैर भी सेफ था। रूही और नव आगे आगे एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे थे, वहीं आरू और आदि पीछे थे। आरू मस्त अपनी चॉकलेट खाने में बिजी थी और आदि को किसी का कॉल आया हुआ था तो वो अपनी कॉल पे बात करते करते चल रहा था। आरू ने देखा आदि अपने कॉल पे बिजी है तो आरू ने अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखा और एक हाथ से चॉकलेट खाती हुई खड़े होकर आदि को घूरने लगी। आदि तो अपने कॉल पे बिजी था इसलिए हल्का सा आगे निकल गया। आदि 4-5 कदम ही चला था तब तक उसने ध्यान दिया कि आरू उसके बगल में नहीं है। उसने फौरन इधर उधर देखा, तभी उसे आरू अपने पीछे खड़ी दिखी, जो अभी भी चॉकलेट खाते हुए अपने पोज में खड़ी आदि को घूर रही थी। आदि ने अपनी भवें उचकाई जैसे पूछना चाहता हो कि अब मैंने क्या कर दिया यार। आरू अभी भी उसे घूर रही थी। आरू एकदम से अपने पैर पटकती हुई आई और आदि के बगल से होते हुए आगे निकल कर जाने लगी। तब तक आदि ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। आई विल कॉल यू लेटर, इतना बोल के आदि ने कॉल काट दी। फिर आरू को देखकर बोला, अब क्यों मुंह फूला है तुम्हारा? आरू ने अपना हाथ छुड़ाया, फिर आदि की तरफ मुंह करके उल्टा चलते हुए बोली, मुंह फूला नहीं होगा तो क्या पिचका होगा, एक तो तुमने सुबह से ठीक से बात तक नहीं की और अभी भी अपने फोन में लगे हो। आरू ऐसे ही नॉन स्टॉप शिकायतें करते हुए उल्टा चलती जा रही थी और आदि उसकी शिकायतों का पिटारा सुनते हुए सीधे चलता जा रहा था। साहिबा रुको, अपने पीछे तो देखो, टकरा जाओगी तुम किसी से, हम खड़े होकर बात करते हैं। आदि आरू को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, पर आरू को कहाँ सुननी थी, वो तो ऐसे ही चलते जा रही थी। तभी अचानक साइड में बने रेस्टोरेंट के गेट से शान बाहर निकला और उसने भी जल्दी में ध्यान नहीं दिया और आरू से टकरा गया। आदि ने फौरन आगे बढ़ के आरू को संभाल लिया, पर आरू की चॉकलेट नीचे गिर गई। देखा, तब से बोल रहा था न सीधे चलो, अभी गिर जाती तो ध्यान नहीं रखा जाता तुमसे तुम्हारा। आदि गुस्से में आरू को सीधा खड़ा करते हुए बोला तो आरू ने आदि को फुलटू इग्नोर मारते हुए शान की तरफ देखा, जो उन दोनों को ही देख रहा था। आंखों से ही निगलने के इरादे हैं, एनाकोंडा जैसे टुकुर टुकुर देख रहे हो, और तुमने कसम खाई है मुझसे टकराने की। उस दिन एयरपोर्ट पर भी तुम ही थे न, सावन के अंधे कहे के मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम सावन के अंधे ही हो। मेरी चॉकलेट गिरा दी, नालायक बदतमीज, एक बात समझा दूं तुम्हें मैं अभी की अभी, मेरी चॉकलेट लाके दो मुझे, वरना आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, समझे तुम? आखिर के 2 शब्द आरू ने चीख कर बोले। आदि, शान और अमित तीनों ही मुंह फाड़े आरू को देख रहे थे। टू बी कंटिन्यू।